मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, जब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, मतलब बताओ। कर्व होता है। कर्व तो होता है लेकिन स्पेसिफिक कौन सा होता है, वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है वो? पैराबोलिक होता है। और कल हम लोगों ने क्या किया था, उसके बारे में प्रूव कर लिया था ना, इक्वेशन के फॉर्म में, इस फिगर के लिए भी और इस फिगर के लिए। इन दोनों फिगर्स में क्या है बेसिक डिफरेंस? ये है कि किसी हाइट से कोई हाइट कोई बिल्डिंग थी, है ना, ऊंचाई की कोई जगह थी, वहां से कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु क्या कर गई थी, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो की गई थी। ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, कंसंट्रेट करो प्लीज, बाद में बनाना। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, अर्थ से ही या किसी ऊंचाई से भी क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया था, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, फेंका था। ठीक है। अब फ्लाइट टाइम क्या होता है उसको थोड़ा सा लिखेंगे। जितनी देर तक ऑब्जेक्ट हमारा, सपोज दैट यहाँ से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया, तो वो क्या करेगा, ऐसे करके नीचे यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ से ये जो कर्व पाथ है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, जिसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं, प्यारे बेटे, उसमें टाइम लगेगा ना, यहाँ से जब कोई फेंका जाएगा, तो ये जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट टाइम कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उड्डयन काल। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, कोई वस्तु फेंकी गई, तो ये पूरा यहाँ तक आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उड्डयन काल। ठीक है ना। राइट डाउन प्लीज, नोट कर लीजिए आप लोग। टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर ट्रेजेक्टरी इज नोन एज द फ्लाइट टाइम। वस्तु के द्वारा प्रक्षेप पथ को तय करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों, आप लोग सुने हैं ना बच्चों, अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, इस डिफिनेशन को लिखते हैं। हो गया। व्हाट इज द फ्लाइट टाइम? फ्लाइट टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा, वस्तु के द्वारा प्रक्षेप पथ को, यानी कि जो ट्रेजेक्टरी है, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पाथ था, उसको कवर करने में जो समय लगता है। आसान है ना बेटा। देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए, न्यूमेरिकल्स में काम करेगा। ठीक है। इसके बाद डाल लीजिएगा, अभी नहीं। तो दोनों के लिए करते हैं, जरा फ्लाइट टाइम निकालते हैं मेरे बेटे। ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वेग होते हैं वो आपस में निर्भर नहीं करते हैं, है ना। किसने बताया था इसको? गैलीलियो ने बताया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता, और वर्टिकल में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पे देखते हैं प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा प्लीज। हमें क्या करना है, ये पूरा टाइम निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया जाए और उसी समय फ्री फॉल करा दिया जाए तो क्या होता है, सेम टाइम में नीचे आती है। और ये दिमाग में रख लो कि ये जो टाइम होता है वो इस टाइम के बराबर होता है, और वही क्या होता है, इस टाइम के बराबर होता है। ठीक है ना। बट यहाँ इस फिगर में देखा जाए तो ये टाइम बराबर क्या होगा, ये टाइम बराबर, ये टाइम बराबर, ये टाइम बराबर, ये टाइम। दिमाग में रखें, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। ये मैंने इस तरह से कर दिया, दिमाग में रखिए। ओके। तो प्यारे बेटे क्या करें, हमें फ्लाइट टाइम निकालना है, तो हम मान लेते हैं क्या करेंगे, जो समय यहाँ से यहाँ में लगेगा वही समय फ्री फॉल, यानी कि अगर स्वतंत्रता पूरा कोई वस्तु यहाँ से छोड़ दी जाए, यहाँ तक आने में लगता है, तो क्या करते हैं, देखिए जरा कैसे निकालते हैं फ्लॉम। कौन सी क्वेश्चन लगा दे बेटा, ये टाइम निकालने के लिए हमें हाइट पता है ना, क्या पता है, हमें हाइट पता है। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बेटे, देखो जरा, फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के फार्मूले से। अभी हाइट यानी दूरी है, कितनी हाइट है बेटा, h है। और बेटा यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी, इसमें बेटा हमने वस्तु को क्षैतिज फेंका है, हॉरिजॉन्टल फेंका है, और उसको वर्टिकल वेलोसिटी जो दी गई है वो 0 है ना बेटा। जो ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग है वो 0 है। तो प्यारे बेटे यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, 0 करते हैं, प्लस हाफ और gt स्क्वायर। बेटे हमारे यहाँ पे t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2h बाई g, एंड t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2h बाई g। दिस इज योर फ्लाइट टाइम। दिमाग में रहेगा नहीं प्यारे बेटे, बोलो बच्चों, दिमाग में रहेगा। अभी नोट नहीं करेंगे, प्लीज अभी नोट कर लेंगे। तो इस फिगर के लिए फ्लाइट टाइम हमारे पास क्या जाता है, दिस वन। ठीक है। चलिए इस फिगर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम की मैंने जो डेफिनेशन है वो आपको बता रखी है। क्या होती है डेफिनेशन, द टाइम टेकन टू कवर द ट्रैजेक्टरी और द प्रोजेक्टाइल पाथ बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फ्लाइट टाइम, है ना। वस्तु के द्वारा प्रक्षेप पथ को तय करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। वाह, लेकिन नदी में उड्डयन काल।
कोई बात नहीं, लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बच्चे यहाँ पे देखिए जरा, तो अब यहाँ पर निकालते तो यहाँ क्या होगा प्यारे बेटे, बहुत आसान है। वही बात क्या कि बेटा हम क्या करें, पूरा निकालना है और हम जानते हैं, इधर देखो बेटा प्लीज, यहाँ पे देख लो यार बेटा, हम क्या करें, हम इतना अगर निकाल लें या हम इतना निकाल लें, और मैं जानता हूँ जितना समय ये उतना समय ये है, ये भी है। बोलो प्यारे बेटे बताओ ना, मैंने कि यानी कि जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा उतना नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, क्योंकि ये पूरा टाइम ये दिमाग में रखिएगा, ये टाइम बराबर ये टाइम बराबर ये टाइम, तो ये टाइम बराबर 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 ये टाइम, ठीक है ना। तो बेटा अगर ऐसा है तो क्या करें, थोड़ा समझिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट तक, तो इस पाथ को कवर करने में जितना समय लगेगा, अगर उसी समय यहाँ से फेंक दिया जाता तो उतना ही समय लगता। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो क्या करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटा ऑब्जेक्ट ये टाइम, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला पाथ इतना जितना समय लगाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक दें तो मैक्सिमम हाइट जाने में भी उतना समय लगाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा समझिए बेटा क्यों हो रहा है। देखो बेटा हाइट जो कवर कर रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट दो मोशन कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और एक वर्टिकल भी जा रहा है। बेटा देखो ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंच गया, और बेटा इधर से कहां पहुंच गया, वो यहां तक पहुंच गया। अगर आधे पार्ट को देखें तो समझिए बात को। तो बेटा दो मोशन कर रहा है तो दो वेलोसिटीज के अंडर में कर रहा है, दो वेग के अंडर में कर रहा है, एक तो वर्टिकल और अदर में यू sin थीटा। ऊंचाई पर कौन ले जा रहा है, यू sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कौन लेके जा रहा है क्षैतिज में, यू cos थीटा है। तो ये जो टाइम लग रहा है, यानी यहां से ऊपर तक का समय लगेगा, यहां से यहां तक का समय बराबर यहां से यहां तक का समय। तो बेटा हम अगर ये टाइम निकालना चाहते तो क्या करें, हम ये वाला टाइम निकाल लें। ऊंचाई में जाने में कितना समय लगा, बोला भाई। तो ऊंचाई में जाने वाले में जो हमारे पास जो वेलोसिटी है, कौन सा वेग ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है, यू sin थीटा, ठीक है ना। चल मैं तो देखिए कर कैसे निकालेंगे, फ्रॉम हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं v इक्वल टू u माइनस gt। सर आपने ये क्यों लगा दी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो जी को क्या कर लिया माइनस, और मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है सबसे, है ना, मतलब ऊंचाई पे। तो प्यारे बेटे वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंकी गई और जाती गई, उसका वेलोसिटी कम होती है, वेग कम होता जाता है, और फाइनली क्या होता था, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा कितना हो गया, जीरो। और बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो प्रारंभिक वेग है ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो क्या है, यू sin थीटा है। बेटा यू के प्लेस में क्या रखेंगे, यू sin थीटा। क्लियर है ना। तो प्यारे बेटे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यू sin थीटा करते हैं, माइनस क्या करेंगे gt। बेटा हमारे पास gt इज इक्वल टू कितना आ जाता है, देखिए जरा यहाँ से, यू sin थीटा है ना बच्चों। तो बेटा t बराबर कितना आ गया, u sin थीटा बाई g। बेटा लेकिन देखो जरा समझो, फ्लाइट टाइम इस फिगर में तो सिर्फ इतना ही था, क्योंकि ट्रेजेक्टरी इतनी ही है, राइट। बट बेटा इस फिगर में फ्लाइट जो ट्रेजेक्टरी है, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पाथ है, जो प्रक्षेप पथ है, वो तो यहाँ से यहाँ तक है। तो अभी हमने कौन सा टाइम निकाला, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम क्या करें, उसको डबल कर दें। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सुनना ही नहीं है, अरे भाई अभी इतना ही तो निकाला। और अगर इस फिगर के लिए देखेंगे तो पूरा फ्लाइट टाइम क्या आएगा, पूरे पाथ को कवर करने का, तो पाथ तो पूरा इतना है ना, तो क्या करें भाई, डबल कर दें। तो फिर हमारे पास जो टाइम, जो हमारे पास फ्लाइट टाइम t आएगा वो 2t कर देंगे, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 2 u sin थीटा बाई कितना आ जाएगा, g। समझ में आया नहीं प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। इसको 2t करके 2t दैट इज हमारे पास t आ जाएगा, और t को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट टाइम। क्लियर हो गया सभी को, आ गया समझ में भाई। दोनों फिगर्स में एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो दोनों फिगर के लिए अब इसे रट्टा मारेंगे तो है ना। अब आप डायरेक्ट इसको लर्न भी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में दिमाग में रख सकते हैं। नोट इट डाउन प्लीज फर्स्ट, नोट कर दीजिए प्यारे मेरे बच्चों। अब हम लोग फ्लाइट टाइम के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में थ्रो कर देते हैं, है ना, फेंक देते हैं, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करता है, किस महत्तम ऊंचाई तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। तो प्यारे बड़े इस फिगर में देखेंगे अगर हाइट किसी हाइट से ऑलरेडी पहले ही ऑब्जेक्ट को ऊंचाई में जाके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो वो तो फिर ऐसे आके नीचे ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो भाई जिस बिल्डिंग से फेंक रहे हो वही मैक्सिमम हाइट है उसकी। जहाँ तुम चढ़े हो लाल किले में, कुतुब मीनार में, जहाँ तुम एफिल टावर जहाँ चढ़ के फेंक रहे हो तो उतनी रहेगी। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि आपको ऑलरेडी नोन है, आप इस ऊंचाई पे जाके फेंक रहे हो। कोई बात नहीं, ये टाइम निकालोगे तो वही टाइम इसमें भी लगेगा, फिर आप हाइट को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो प्यारे बेटे यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जो हमारा पास जो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से खींचा गया, और याद रखिए इस फिगर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। आप अगर इस फिगर के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन स्पेस मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्या कर दिया जाता है, प्रक्षेप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ना। पहले बड़े मैक्सिमम हाइट का फार्मूला फिर से क्या करेंगे, तो पूछना मैंने बताया हमें हाइट निकालनी है, तो प्यारे बेटे हाइट में इस ऑब्जेक्ट को कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है, u cos थीटा या u sin थीटा। अगर आप ये दिमाग में रख लोगे ना भाई, कोई समस्या ही नहीं आनी है। वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पांसिबल कौन सा है, u sin थीटा है ना। कौन सा वेग वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाता है, u sin थीटा। लगा देखिए मेरे बेटे कौन सा फार्मूला लगेगा, जरा देखिए यहाँ पे फ्रॉम, देखिए जरा प्लीज, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सर ये आप बताओ कि आप ये नहीं हमको पता लगने देते हो कौन सा फार्मूला कब लगा देते हो। कह रहे अभी आपने वो लगाया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर लगाया था, ऊपर के लिए खैर आपने माइनस कर दिया। सर ये वाला क्यों लगा दिया, कह रहे बेटे इसलिए क्योंकि हमको हाइट निकालनी है और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और सर इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है। तो प्यारे बेटे हमें मैक्सिमम हाइट पर यानी फाइनल वेलोसिटी भी पता है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, और बेटा मुझे जी तो पता रहता ही है, मुझे h निकालना है, तो यही वाली इक्वेशन लगाए। बताओ अगर हम s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाते, वहां टाइम तो नहीं पता था मुझे, बोलो भाई, इसलिए लगा रहा हूँ। डाउट क्लियर हो गया, ये ही क्यों लगा रहा हूँ, बोलो भाई। हाँ कंप्रोमाइज ना करना यार, हाँ ऐसे, हाँ उदास बैठे देखो प्लीज, यहाँ पे देखो, ये देख लो भाई। तो प्यारे बड़े ये क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्सिमम हाइट पे, महत्तम ऊंचाई पे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे उच्चतम ऊंचाई पे, महत्तम ऊंचाई पे, यहाँ पे क्या करोगे भाई, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 ना। और बेटा ये क्या है, कौन सी रिस्पांसिबल है, u sin थीटा u cos थीटा, u sin थीटा है ना ऊंचाई के लिए। तो प्यारे बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, u sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे माइनस 2g और ये माइनस h, तो प्यारे बेटे यहाँ से आ जाएगा 2gh एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और बेटा h इज इक्वल टू कर दूं तो आ जाएगा u स्क्वायर, दिख रहा है बेटा उसमें, देखो जरा देख ले यार भाई, 2g h का g, बोलो बेटा देख लो ध्यान से, नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट निकाली गई है ना, यहाँ पर एक बहुत गौर से समझना है। ऐसा नहीं है, देखो ये देखो जी तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो, जो आप प्रारंभिक वेग देते हो, आपने किसी पत्थर को ऐसे करके फेंका आम तोड़ते समय, तो जितनी आप वेलोसिटी दोगे, प्रारंभिक वेग जितना रखोगे, तो वो हाइट उसी पे डिपेंड करती है। देखो ना यहाँ पे, अरे यार आप क्रिकेट मैच खेलते हो ना, क्रिकेट मैच के पहले क्या करते हो, कैच एंड कैच की प्रैक्टिस करते हो भी नहीं करते हो, तो क्या करते हो भाई, अब आपको बॉल फेंकना है ऊंचाई पे, तो क्या करते हैं आप, ताकत फेंकते हैं खूब तेजी से, तो जितनी आप वेलोसिटी देते हैं मैक्सिमम हाइट उसी पे डिपेंड करती है। कितनी ऊंचाई तक जाएगी किस बात पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, प्रारंभिक वेग पे, उसको आपने कितना प्रारंभिक वेग दिया, जी पे तो डिपेंड करती है। खैर अब जी तो चेंज नहीं होने वाला जितना होता है, और किस बात पे डिपेंड करता है, पैरामेट्रिक्स एंगल पे। ये थीटा आप कितना मेंटेन करते हो हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज दिशा से कितना कोण बनाते हुए आप फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट इस बात पे डिपेंड करती है। अगर ये आइडिया लग जाए आपको, अगर ये आइडिया लग जाए तो फिर क्या करो, इस एंगल को मेंटेन कर लो तो मैक्सिमम हाइट। अगर आप हाइट अटेन करना चाहते हो तो एंगल है ना, तो बेटा अगर ये तो फॉर किसी भी एंगल थीटा पर ही मैक्सिमम हाइट है। अगर आप 30 डिग्री पे फेंकोगे तो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, आप 40 डिग्री पे फेंकोगे, आप 60 डिग्री पे फेंकोगे, है ना। तो ये फार्मूला है, तो दिमाग में रखना है, दिस इज द फार्मूला, है ना। ये क्या है, नोट कर लीजिए, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला व्हिच गिव्स मैक्सिमम हाइट एट एंगल थीटा, राइट। ये वह सूत्र है जो कि हमें महत्तम ऊंचाई देता है किसी खास कोण थीटा के लिए। हिंदी में लिख के मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिए। अब प्यारे बेटे अगर हम थीटा को देखें, अगर हम मैक्सिमम हाइट ही लेना चाहते हैं,
किस एंगल के लिए हाइट मैक्सिमम होगी। सो प्यारे बेटे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर एच मैक्स, ये किसी थीटा पर था, कोई भी एंगल, मतलब 30 पे फेंको कितनी हाइट तक जाएगी, 40 फेंको कितनी हाइट तक जाएगी, 50 फेंको कितनी हाइट तक जाएगी। लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें तो प्यारे बेटे फॉर एच मैक्स हम यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, +1। साइन का अगर आप देखो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो साइन कहां से कहां वेरी करता है, -1 से लेके +1 तक। समझ रहे हैं ना, साइन कहां से कहां तक जाता है, -1 से लेके +1 तक। समझ आया ना, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। कितनी होती है, +1। तो हमारे पास प्यारे बेटे अगर हम +1 किस एंगल की वैल्यू होती है बेटा, sin 90 की। कितनी की होती है, sin 90 की। तो थीटा कितना आ गया, 90। तो प्यारे बेटे अगर वहां पर हम क्या कर दें, 90 रख दें, तो प्यारे बेटे मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी प्यारे बेटे, u², और उसको sin² थीटा को क्या कर दोगे आप, 1 कर दोगे, तो u² अपन कितना आ जाएगा, 2g आ जाएगी। अब प्यारे बेटे ये आ गया मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर है, 90 डिग्री पे। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मैक्सिमम हाइट तक ले जाना चाहते हैं ऊंचाई पे, तो किस एंगल पर फेंकना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज ये उधर ऐसे फेंक दो। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हाई जंपर्स होते हैं, जो ऊंची कूद करने वाले जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को जमीन से किस कोण पर उछालते हैं, 90 के कोण पर, 90 डिग्री पे अपने को क्या करते हैं, वो उछालते हैं, यानी जंप करते हैं। तो हाई जंपर्स जंप्स एट 90 डिग्री टू अचीव मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हैं ना। तो जो प्रैक्टिस पे आता है धीरे धीरे, वो जो हाई जंपर होता है वो क्या करता है, अपने को किस एंगल पर जंप कराता है, 90 डिग्री। सुन में आया कि क्वेश्चन बन जाता है, ये हाई जंपर मैक्सिमम हाइट, हाई जंप करना है ना उसको, तो कितने उस पे प्रैक्टिस करता है, 90 पे। अब वो नापे तो नहीं रहता कि कोई मशीन लगाए हुए, वो तो धीरे धीरे क्या आता है, प्रैक्टिस पे आता रहता है। सुन में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए इसको। इसके अच्छा प्यारे बच्चों, अब दोनों ही हम लोग फिगर्स के लिए क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। प्रोजेक्टाइल पाथ में क्या होता है, दोनों ही तरह की डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, वर्टिकल भी जाता है और हॉरिजॉन्टल भी जाता है। नहीं जाता क्या, देखो यहाँ से फेंका गया तो जमीन से इतनी ऊंचाई तक भी गया और इस जगह से यहाँ भी पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता हो, वर्टिकल भी, क्षैतिज दूरी भी कवर करता हो, ऊर्ध्वाधर भी। तो ये जो हमारे पास रेंज है उसका क्या मतलब है प्यारे बेटे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सुन है ना, note it down please. What is the range? Horizontal distance covered by the object. ब्रैकेट लिखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बताओ, रेंज। रेंज वस्तु के द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परास कहते हैं। ठीक है, कब, प्रक्षेप गति के दौरान। अपनी अपनी भाषा में लिखो, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा बच्चों यहाँ पे देख रहे, कंसंट्रेट करिए। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बेटे, हम लोगों ने देखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या क्षैतिज दिशा में एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण काम नहीं करता है, तो सिंपली कौन सा फार्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बेटे, फ्रॉम अब देखिए जरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी मीडियम के बच्चे समझदार हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय कर लेंगे। तो प्यारे बेटे अब स्पीड कौन सी, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो हमारा क्षैतिज दिशा में वेग कितना है वो u है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो क्षैतिज वेग होता है प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में वो चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बेटे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, u है, और बेटा डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको r को r से, और टाइम कितना लगा था, देखो जरा ये फ्लाइट टाइम, भाई जितना समय ये है उतना ही समय ये लगता है, बोलो भाई, अरे भाई जितने समय यहाँ आ जाएगा उतने समय यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं समझ में आया क्या? अच्छा समझाता हूँ जरा, हमने ऐसे करके फेंक दिया तो यहाँ से जाके ऐसे वहां पे गिर गया जाके, मान लो 2 सेकंड लगा,
तो यहाँ से 2 सेकंड में वही तो पहुंच रहा है। और ये फिगर में मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ये समय बराबर ये समय बराबर ये समय ये समय बराबर ये समय ये समय ये समय ये समय दिख रहा है ना, ऐसे 2 लाइनें दिख रही हैं, तो बराबर समय का मतलब है। तो प्यारे बेटे हमारे पास कंसंट्रेट करेंगे प्लीज। तो हमारे पास, और ये टाइम कितना लग रहा था, टाइम बताओ टाइम कितना, तो टाइम हमारे पास कितना निकाला हम लोगों ने यहाँ पे इस फिगर के लिए, टाइम क्या निकाला था भाई, देखो जरा 2h/g निकला था, बता दिया तुमने, याद है कि नहीं याद है, ये टाइम निकला था कि नहीं निकला था। यहाँ पे रखेंगे r इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बेटे, u, और जो टाइम निकाला था प्यारे r इक्वल टू क्या आएगा, ut आएगा। और बेटा u क्या निकाला था आप लोगों ने, ut, हाँ r, और u निकाला था हम लोग, ये t जो निकाला था वो 2h/g। तो दिस इज द रेंज, क्या प्यारे बेटे, क्लियर कि नहीं इस फिगर के लिए। अब यहाँ पे आएंगे जरा, यहाँ पे आएंगे जरा भाई साहब, यहाँ पर देख लीजिए। अब इस फिगर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट, इस तरह से फेंका गया तो कैसे करेंगे, फिर से वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से यहाँ पे देखेंगे जरा प्लीज। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेरिएबल का होता है टाइम। अब फिर से बात है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, क्षैतिज दूरी पता करना चाहते हैं, तो आप बताओ इस फिगर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यानी क्षैतिज दूरी के लिए जो रिस्पांसिबल वेलोसिटी है वो कौन सी है, u cos थीटा है। प्रारंभिक वेग हमारे पास है u cos थीटा, इसी की वजह से तो वस्तु कहां जा रही है, क्षैतिज दूरी तय कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पैराबोलिक स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, u cos थीटा, और डिस्टेंस को, रेंज को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या मानते हैं, r मानते हैं। और टाइम कौन सा लिया गया बेटा, t। ये कौन सा टाइम है बेटा बताओ, यहां से यहां तक में जो समय लगेगा क्या वही ये पूरा लगेगा, बोलो भाई। तो ये टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बेटे, u cos थीटा इनटू कैपिटल D, और प्यारे बेटे u cos थीटा, और t की वैल्यू क्या निकाली जरा देखो वहां पे, 2u sin थीटा बाई g। बहुत सुंदर बच्चों। और प्यारे बेटे बहुत जमाने पहले एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर, एक जमाने पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, और कौन से जमाने पहले सर बता दीजिए, बता रहा हूँ अभी देखो। बेटा u और u यहाँ पे कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, और बेटा u हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और भाई कितना हो जाएगा g। प्यारे बेटे एक फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। sin 2 थीटा क्या होता है प्यारे बेटे, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम लोग sin 2 थीटा कर देंगे, इसके प्लेस में क्या कर देंगे, sin 2 थीटा। ये फार्मूला होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं, तो भाई ये फार्मूला दिमाग में रख लो, लर्न कर लो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्यों भाई लर्न करना है आपको। और इसको जब हम लोग मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स वो पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें जाके इसको चपका लो जाके वहां पे, ताकि जीवन में आगे काम आता रहे। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है मेरे बेटे। अभी ये फार्मूला नहीं ड्राइव हुआ, अभी क्या करेंगे, इसकी जगह रखेंगे मेरे बेटे, यहाँ रख पढ़ो, ये तो नोट हो ही गया था आपका, ठीक है। चलो देखो जरा यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा अपन कितना आ जाएगा प्यारे बेटे, g आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज आ गई, इतने से काम नहीं चलने वाला प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो फार्मूला है, जिस तरह मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो जो फार्मूला हम लोगों ने अभी किया था मैक्सिमम हाइट वाला, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एंगल पे डिपेंड कर रहा था। यानी अगर 30 पे फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट कुछ अलग होगी, 40 पे फेंकेंगे, 60 पे 70 पे, अलग अलग एंगल पर अलग अलग हाइट अटेन होगी। तो यहाँ भी ये थीटा हमारे पास डिफरेंट एंगल्स पर जब आप फेंकोगे तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी जो क्षैतिज दूरी है वो अलग अलग, यानी रेंज है वो अलग अलग होगी, है ना, परास हमारा अलग अलग होगा। ऐसा सर इससे क्या फायदा होगा, प्यारे बेटे मान लो आप जैवलिन थ्रो वाले हैं, भाला फेंक वाले खिलाड़ी हैं, या लॉन्ग जंपर्स हैं, उनके लिए तो रेंज कवर करनी है ना, उनको तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्षैतिज दूरी कवर करनी है। और भाला फेंकना तो क्या करना, बहुत दूर तक जाना चाहिए, तो उनके लिए तो मैटर कर जाता है ना कि किस एंगल पर फेंकें कि ज्यादा से ज्यादा। बोलो भाई, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक वालों में या लॉन्ग जंपर्स वालों को तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किस एंगल पर हम जाए या फेंका जाए भाला। बोलो बेटा, तो डिफरेंट एंगल्स के लिए तो ये फार्मूला किस एंगल के लिए है, दिस इज द रेंज फॉर पर्टिकुलर एंगल थीटा, है ना, अलग अलग एंगल के लिए रेंज अलग अलग होगी। नोट करिए, भी एक इंपॉर्टेंट बात और लिखानी, जल्दी करिए प्लीज, ऑपरेटर इसका वेतन नहीं मिलेगा। आर मैक्स
महत्तम परास के लिए कितना ज्यादा आप हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दूरी कवर करना चाहते हैं, फॉर एरोमैक्स क्या होना चाहिए मेरे बेटे, sin 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए, प्लस 10 पर ये मानते हैं cos 0। अरे भाई साइन की भाई हम अगर इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो यू भाई जो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग देंगे वो तो आप देंगे ही, एंगल मैटर करता है, किस एंगल पर फेंको ज्यादा से ज्यादा मिले हमको, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्षैतिज दूरी में ज्यादा से ज्यादा कवर करें तो sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। और एक किस एंगल के लिए होती है बेटे, sin 90 के लिए। तो बेटा यहाँ 2 थीटा बराबर कितना आ गया 90, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। अरे सर क्या सर, अगर हमें जो रेंज है वो मैक्सिमम करनी है, हमें महत्तम परास अगर पाना है तो क्या करना होगा प्यारे बेटे, कितने एंगल पर फेंकना होगा 45। यानी कि जो लॉन्ग जंपर्स होते हैं, और लॉन्ग जंपर को बोले तो हम लोग लॉन्ग जंपर्स क्या है, लंबी दूरी वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने आप को कितने कोण पर उछालते हैं, 45 के कोण पर, है ना, इसको आप लिखोगे अपनी किताब में। और जो जेवलिन थ्रो वाले हैं वो भी क्या करते हैं 45। अभी थोड़ा सा मैटर रख लीजिएगा, एक्चुअल में होता क्या बेटे, जब थोड़ी हाइट बढ़ जाती है तो मैक्सिमम जो क्षैतिज दूरी यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए 45 के कोण से थोड़ा सा कम कोण पे फेंकना चाहिए, क्योंकि वहां पर कितना आ जाता है, हम हाइट से कम। जेवलिन थ्रो क्या होता है, ऊंचाई आदमी खुद इतना हो जाता है 5-5.5 फुट का, तो थोड़ा सा 45 से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर हल्का सा, समझ है ना, तो प्रैक्टिस से आ जाता है, प्रैक्टिस करते करते, है ना। कि पूछा जाए उनसे, किनसे, नीरज चोपड़ा सर, कि कितने फेंकते हैं भाई साहब, क्या बात है, प्रैक्टिस से आता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा प्लीज, कंसिडर करेंगे तो फॉर एरोमैक्स क्या होगा भाई 45 पे फेंकेंगे, दिमाग में रखना। तो आरमैक्स कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, u स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा ना, ये तो पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, दिमाग में रहेगा। नोट इट करिए प्लीज और लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए क्या, जो लंबी कूद वाले खिलाड़ी होते हैं, लंबी कूद वाले जो खिलाड़ी होते हैं अपने आप को 45 के कोण पर उछालते हैं, और जेवलिन थ्रो वाले जो हमारे भाला फेंक वाले होते हैं 45 पे फेंकते हैं, क्योंकि ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है तो 45 से थोड़े से कम। नोट करो आप लोग, अब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे पास हो गया, ये मैक्सिमम जो रेंज है, जो महत्तम परास है वो हमें 45 पे मिलेगा। जो लंबी कूद वाले होते हैं या जेवलिन थ्रो वाले, ये सब खिलाड़ी क्या करते हैं अपने आप को 45 पे फेंकते हैं। अब जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में अगर ऑप्शन में आता है कि 45 पे, है ना, तो वो कुछ हाइट पर होता थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर कहीं आता तो 45 ही आपको मिलेगा। प्यारे बेटे एक इंपॉर्टेंट बात आपको और भी सीखनी है, क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट डालिए सर, उसी के नीचे नोट डालिए सर, नोट डालिए, नोट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। आज इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आपको दूसरी नहीं जीवन भर पढ़ना पड़ेगा बेटा, जब तक तुम्हारी अंतिम यात्रा नहीं होगी तब तक पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई बात तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर देखो डॉक्टर प्लीज, यहाँ पर देखो ध्यान से मेरे प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने रेंज का फार्मूला यानी परास का फार्मूला आया तो क्या आया मेरे पास, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान क्या आया, g आया, पक्का ना, ये 2 थीटा है प्यारे बच्चे, 2 थीटा। अब एक ध्यान से बात सुनिएगा, अगर प्यारे बेटे इस फार्मूले में मैं थीटा रखूं या 180 माइनस थीटा रखूं, ध्यान से देखिएगा, या 90 माइनस थीटा रखूं, सॉरी मैं थीटा रखूं या 90 माइनस थीटा रखूं, नोट डाल के लिखिएगा इन दिस फार्मूला। आप लोग भी हिंदी मीडियम के बच्चों एक मिनट प्लीज समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। इस सूत्र के अनुसार अगर हम इस फार्मूले में क्या रखें, थीटा रखें या 90 माइनस थीटा रखें, है ना, इफ वी प्लेस, यदि हम रखें मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों आप लोगों के लिए, तो प्यारे बच्चों अब जरा देखो, अगर मैं थीटा रखता हूं तो यही फार्मूला मिलता है, r बराबर क्या मिलेगा, थीटा है तो थीटा ही रहेगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान g। और प्यारे बेटे अगर 90 माइनस थीटा रखें तो देखिए क्या मिलेगा हमको, r बराबर क्या मिलेगा, u स्क्वायर sin और 2, और यहाँ पे क्या रख देंगे 90 माइनस थीटा। अब 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या आएगा, u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा। पॉइंट सर ये तो वही बात होगी क्या, हम जानते हैं साइन में साइन 180 में जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते थे साइन कॉस वो आपस में चेंज नहीं होते थे, 90 में चेंज हुआ करते थे। याद है ना हाई स्कूल वाली घड़ी, ये चौपट कर डालो अभी 1 साल के अंदर, फर्स्ट ईयर में आया हाई स्कूल वाला भूल गया सब, याद है ना कि 180 में चेंज नहीं होता था और 90 में चेंज होता था। और प्यारे बेटे
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरे चतुर्थांश में है। ऑल एस टी सी यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और यहां पर साइन और कॉसेक हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। बेटा 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस 2 थीटा है, यानी दूसरे कोऑर्डिनेट्स में दूसरे हमारे पास उसमें आएगा, है ना, और चतुर्थांश में और क्वाड्रेंट्स में। और प्यारे बेटे ये क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना। और साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन का क्या रहेगा, 180 में तो चेंज होने, साइन का तो साइन ही रहेगा। तो बेटा एक्चुअल में क्या हो गया, यही हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, और 180 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 2 थीटा ही हो गया। समझ आया कि नहीं, क्योंकि 180 में तो चेंज होगा नहीं, है कि नहीं, समझ में। और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। समझ में आया कि नहीं, वही आ गया। अरे मतलब क्या कि दोनों ही केस में बराबर आ रहा, चाहे आप थीटा पे फेंक रहे थे तो भी, और जब 90 माइनस थीटा फेंक रहे थे तो भी वही रेंज वही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला प्यारे बेटे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, इसका मतलब अगर हम 30 पे फेंकें और या 90 माइनस 30 यानी 60 पे फेंकें, या समझिए 30 पे फेंको या 60 पे फेंको, या 20 पे फेंको या 90 माइनस 20 यानी कि 70 पे फेंको, या मैं सर मैं क्या करूं सर, मैं फेंक रहा हूं उसको 10 पे, या मैं क्या करूं 90 माइनस 10 यानी कि 80 पे फेंकूं, दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा मुझको, रेंज परास वही मिलेगा। फर्क कहां पर आएगा, बहुत ध्यान से भाई साहब, हाँ क्या सुन रहे हो तुम, भगवान मालिक है, हम क्या सुन रहे हो, देखो बहुत ध्यान से। तो हम लोग समझने के वाले प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, कि चाहे हम थीटा पे फेंके प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे मैं थीटा पे फेंकूं, अब अगर मान लेते हैं आपने 10 पे फेंका, 10 डिग्री या 30 डिग्री फेंका, या आप इसी को क्या करते हैं 60 डिग्री फेंकेंगे, रेंज क्या होगी, वही होगी। अगर ये 30 है और ये क्या है 60 है, तो रेंज क्या मिलेगी, वही मिलेगी। बट 60 वाले में हाइट ज्यादा होगी सर, क्यों, क्योंकि हाइट का फार्मूला ये कहता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कि थीटा बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो आपने थीटा बढ़ा दिया, 30 से 60 कर दिया तो हाइट बढ़ गई, बट रेंज क्या हो गई, स्टार्ट करें। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर बेटा आप एंगल जब बड़ा कर दोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, बट अगर ये कॉन्सेप्ट है कि थीटा या 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या है, वही है। 30 फेंको चाहे 60 फेंको, 20 फेंको चाहे 70 फेंको, 10 पे फेंको चाहे 80 फेंको, 5 पे फेंको 85 फेंको, अरे 5 पे 85 पे नहीं समझ पाएगा बेटा। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं। हाँ, कहाँ नहीं समझ पाए तुम, समझ गए तो लिखो, नोट करो, प्यारे बेटे नोट करो। और हमारे पास रेंज क्या होती है, अलग अलग के लिए, है ना। मैं थोड़ा ये यहाँ अलग दूसरा बढ़ा लेता हूँ, वही तो होगा, वहीं बढ़ पाएगा नहीं। 60 90 के लिए एक आ गया, अलग एंगल के लिए हमारे पास अलग है, थोड़ा एक और बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा है। ये मैंने 30 का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एक और ये एक दोनों सिमिलर है, और ये 2 और ये दोनों राइट, ठीक है भाई, मैंने समझ में आया नहीं आया, ओके। प्यारे बच्चों देखो जरा इधर, सभी लोग कंसंट्रेट करिए, किसो आप भी ध्यान दो सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, और बॉडी कर्व पाथ में कब मूव करती है, दैट इज व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी। जब उसमें जो लगने वाला त्वरण है बॉडी में, अगर वस्तु की प्रारंभिक वेग की दिशा में नहीं है, तो बॉडी क्या होती है, वक्र पाथ में गति करती है, और यही जो गति होती है उसकी प्रक्षेप गति बोलते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से। कल मतलब अभी जो हमारी क्लास हुई है वो तो प्रीवियस वीडियो में था, उसको मैंने मर्ज कर दिया। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं आप, तो मुझे बताइए, उसको बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से क्या करना है समझना। कल भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, और आपको मैंने बताया था कि इस प्रक्षेप गति में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं।
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वेग आपस में निर्भर नहीं करते। और प्यारे बेटे हमेशा क्या होता है, जो क्षैतिज वाला यानी हॉरिजॉन्टल वाला वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, और वर्टिकल वाले में केवल अंतर होता है। समझ में आया ना? ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको गैलीलियो लॉ भी कहते हैं इंडिपेंडेंट मोशन का। ओके, और प्यारी एक चीज बात और भी हम लोगों ने अभी जानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका जाए और उसी समय किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए, तो दोनों सेम टाइम में ही नीचे गिरेंगे, वो भी हम लोगों ने अभी देख रखा है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम इसको बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी और आती है, एग्जांपल्स क्या है प्रोजेक्टाइल के, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए, ठीक है ना, कि टैप से निकलता हुआ पानी, फायर की गई बुलेट, पत्थर पे फेंक दो आप, है ना, और प्लेन से कोई अगर चीज छोड़ी जाए, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, यानी प्रक्षेप गति। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट की इस मोशन को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप लिखना सीखें, बुकिस मत बने और रट के कितनी चीजें आप कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि प्रक्षेप का पथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ होता कैसा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी आती है प्यारे बेटे, जब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशंस, है ना। आप प्रोजेक्टाइल मोशन को, जब हम प्रोजेक्टाइल पाथ को, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, आपको दिमाग में रखना है, तो हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। इसको निगलेक्ट करते हैं, एयर यानी एयर नाम की चीज है और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ अपोजिशन होता है। जब आप चलते हो तो हवा आपकी क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस बात को हम निगलेक्ट करते हैं। हम इस बात को भी निगलेक्ट करते हैं कि अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और अर्थ का जो ओवल शेप है ना, अर्थ हमारी क्या है, पोल्स पर चपटी हुई है, चपटी है ना, चिप है ना थोड़ी सी, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब कोई जो हमारे पास बॉडी बहुत लंबा, बहुत बड़ा प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करती है, तो वहां पर पाथ हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो हम लोग अभी इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इनको दिमाग में आपको रखना। आगे प्यारे बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है यानी प्रक्षेप पथ होता है, वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है प्यारे बेटे, पैराबोलिक होता है, और हिंदी में उसको बोलते हैं परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार। अब बात आती है कि हम जानते ही नहीं कि पैराबोलिक होता क्या है या परवलयाकार होता क्या है। तो पहले जो मैथ्स के बच्चे हैं तो वो शायद थोड़ा बहुत जानते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ना जानते होंगे, तो पहले समझेंगे। प्यारे बेटे ज्योमेट्रिकली आप जानते हो कि अगर हम इस तरह से कर देते हैं, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, यानी कि आयताकार बोलते हैं, आयत बोलते हैं। प्यारे बेटे अगर हमारी ये इस तरह से बोलते हैं, अगर सभी लेंथ या सभी चीजें, सभी साइड्स बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। प्यारे बेटे हम इसको क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ज्योमेट्री में एक शेप होता है प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटे। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का शेप हो, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, हमारे पास कुछ इस तरह का शेप हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, पैराबोला बोलते हैं। और ये थोड़ा सा ये हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको पैराबोला, इस तरह से बोल सकते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बेटे, पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला या पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। या प्यारे बेटे अब देखो जरा, ऐसे अगर यही सर्कल हमारे पास ऐसे हो जाए तो इसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घवृत्त, इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स बोलते हैं, इसको सर्किल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और ये मेरे पास क्या हो जाता है, पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, पैराबोला, परवलयाकार। और इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। नाउ अगर होम एग्जाम में आपसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में ही आ गया कि बताइए जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो कैसा होता है, तो पहले आपको जाने की बेटा इनकी सबकी क्या होती है, इक्वेशंस होती हैं। इनकी सबकी क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। जैसे हमारे पास अगर सर्किल की इक्वेशन की बात करें तो x² = y² क्या होता है, a² होता है। यानी अगर सर्किल होगा तो सर्किल में क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं होती। जो कॉमन एक सर्किल की इक्वेशन होती है कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल है और वो चल रहा है और उसने कैसा रास्ता कवर किया, मान लेते हैं उसने सर्कुलर पाथ कवर किया, तो वो जो इक्वेशन आएगी उसके रास्ते की चलने की, वो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर सर्कुलर होता है तो सर्कुलर में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y, और दोनों का ही क्या होता है, स्क्वायर होता है, और उनका सम किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे हमारे पास मेनली क्या होती है, रेडियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये चीजें होती हैं। अरे बेटे पैराबोला की भी इक्वेशन होती है, और पैराबोला की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, y² होती है 4ax, या हमारे पास x² होती है 4ay। तो अब बेटा ये तो सिंपल है, अब ये यही नहीं होती है,
आप ये देखो, ये सिंपल इक्वेशंस होती हैं, दीज आर द सिंपल इक्वेशंस। क्या होती है? सिंपल इक्वेशंस होती हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, लेंदी भी हो सकती है। बट सीखना कैसे है, हमें ये नहीं रट्टा मारना है, हमें क्या सीखना है कि अगर सर्किल होता तो सर्किल के इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं और दोनों में क्या होता है? स्क्वायर होता है और उनका सम किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, ये दिमाग में रखना था। और प्यारे बेटे यहाँ पर हम लोग जब पैराबोला के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ क्या सीखेंगे? वैसे इस क्वेश्चन को रटने से आपको दिमाग में क्या रहेगा कि आप अपने दिमाग में जनरल फॉर्म दिमाग में रख सकते हो। और जनरल फॉर्म का मतलब क्या होगा थोड़ा समझिएगा प्यारे बेटे, यहाँ पे देखिए, यानी पैराबोला के क्वेश्चन में क्या होता है? दो वेरिएबल यहाँ भी होते हैं, देखिए y और x, बट इसमें स्क्वायर किसी एक वेरिएबल में होगा। स्क्वायर किसमें है? किसी एक वेरिएबल में। स्क्वायर में क्या था? दोनों में था, बट यहाँ पे क्या होगा? किसी एक वेरिएबल में क्या होता है? स्क्वायर होता है और दूसरे में नहीं होता। तो अगर इस तरह की इक्वेशन हम ड्राइव कर दे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जो पाथ है वो क्या है? पैराबोला है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोला होता है, इसका मतलब इस फॉर्म की कोई क्वेश्चन को हमें ड्राइव करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको नोट करना चाहते हैं। और तो चलिए देख लिया हम लोगों ने कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इस तरह एलिप्स की भी इक्वेशन होती है। हमारा टारगेट है इस बार हम लोग पैराबोला के पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ को चेक करेंगे कि ये पैराबोला है या कुछ और है ना। मेरे बेटे मेरे पास दो फिगर है, आपके सिलेबस में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा या कोई अर्थ से ही क्या हो जाएगा, अर्थ से ऊंचाई से कहीं ऐसे फेंक दिया जाएगा तो उस तरह का पाथ होगा। दोनों ही जो हमारे फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों पर ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और एक मैंने थर्ड टाइप का भी थोड़ी देर पहले बताया है ना कि ऊंचाई से ही क्या कर दिया जाए, ऐसे फेंक दिया जाए हॉरिजॉन्टल ना देकर, है ना। वो भी सभी पे क्वेश्चंस करेंगे और इन दोनों के क्वेश्चन को साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। देखिए अब थोड़ा फिगर के बारे में देख लीजिए सभी लोग। पहले बेटे मेरे पास कोई बिल्डिंग थी या ऊंची जगह थी जहां पर कोई आदमी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से क्या करता है, यू प्रारंभिक वेग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में क्या करता था? फेंक देता है। जब आप ये डेरिवेशन कर रहे होंगे, भूमि एग्जाम की कॉपी में लिख रहे होंगे, तो आपको उस फिगर को बनाना है और फिगर को बनाने में कुछ चीजें लिख देंगी फिगर के बारे में, और नहीं लिख पाते हो कितना ही लिख दिया करिए, ऑल द थिंग्स क्लियर फ्रॉम द फिगर, यानी सभी चीजें हमारे फिगर से क्लियर है, सभी चीजें फिगर से स्पष्ट हैं। ठीक है, तो चलिए इनका डेरिवेशन करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज आपस में क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग आपस में निर्भर नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम सी चीजें आगे करेंगे। अब प्यारे बेटे जरा देखते हैं, बहुत आसान है। मान लेते हैं प्यारे बेटे टी टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो प्यारे बेटे क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ प्यारे बेटे? दो चीजें करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, क्योंकि बॉडी बेटा ध्यान से देखो, बॉडी जब, अब इस फिगर के बारे में मुझे कोई जानकारी देनी है क्या? नहीं देनी, क्योंकि ये h हाइट से बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कोई वस्तु है, क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल u प्रारंभिक वेग से इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जा रही है। अब क्योंकि g नीचे काम कर रहा होता है, पहले g किधर काम कर रहा होता है? नीचे। तो वो क्या होगी? वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा। अब बेटा अब ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा तो क्या हो गया? उसकी जो वेलोसिटी थी अब वो क्या होगी? v होगी। बोले सर आपने कहा था, क्या कहा था सर हमने कि सर जो हॉरिजॉन्टल है वो चेंज नहीं होती है। तो बेटा यहाँ जो हॉरिजॉन्टल को मैंने x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल को यहाँ मैंने x और इसको क्या मान लेते हैं प्यारे बेटे? y। तो बेटा हॉरिजॉन्टल को मैंने क्या कहा है? vx। तो vx अभी भी कितनी किसके बराबर रहेगी? वो u के बराबर ही रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल कितनी थी? u। तो बेटा अभी भी जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो u ही रहेगी, बट वर्टिकल क्या हो जाएगी? वो भी कुछ आ जाएगी। अभी यहाँ पर वर्टिकल कितनी थी? 0। यहाँ पर वर्टिकल कितनी है? 0 है, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल ही दी गई, वर्टिकल तो कुछ दिया नहीं गया था। तो बेटा अब यहाँ पर ये वर्टिकल 0 नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल में क्या काम कर रहा है? g काम कर रहा है, ऊर्ध्वाधर में g काम कर रहा है, और g क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करके 0 से उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ा देगा। समझ में है ना। तो ये जो v है वो रिजल्ट नेट है किसका? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो प्यारे बेटे यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये तभी ये यहाँ पर u लिखा गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? v, क्योंकि ये जो v है वो इस u से क्या है? डिफरेंट है। बट जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो क्षैतिज दिशा में वो तो उतनी ही है, यहाँ भी u थी और ये भी अभी भी क्या रहेगी? u रहेगी। समझ में आया नहीं आया? बट ये तो क्या है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का नेट है ना, ये तो बदल जाएगी, बोलो भाई, क्योंकि यहाँ तो वर्टिकल 0 थी, यहाँ तो वर्टिकल कुछ आ जाएगी।
समझ में आया नहीं सभी को? सभी चीजें क्लियर होगी? प्यारे बेटे अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं क्या करता हूँ, पहला निकालूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किधर प्यारे बेटे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं प्यारे बेटे। तो आप सभी क्या करेंगे मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों, आप लिखोगे बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल की गई दूरी है, चली वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, और पहला लिखेंगे क्या? क्षैतिज दिशा में। कहाँ लिखेंगे? क्षैतिज दिशा में। प्यारे बेटे कंसंट्रेट करो प्लीज। अब प्यारे बेटे हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन काम ना करे, वस्तु में त्वरण काम ना करे, तो क्या होता है? सिंपल फार्मूला क्या लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब प्यारे बेटे ये लगा दिया सर, क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें पता है कि क्षैतिज में यानी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा था। तो बेटा स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल में? u, और डिस्टेंस बेटा हॉरिजॉन्टल में कितनी मान लेते हैं ट्रेवल कर रहा है? x, और टाइम कितना लगा बेटा? t। तो यहाँ से बेटा t बराबर कितना आ जाएगा? x बाई u। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आ गई? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी यानी ऑब्जेक्ट इन टाइम t। कितने समय में प्यारे बेटे? t टाइम। वस्तु के द्वारा चली गई दूरी t समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वो x ट्रेवल करता है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाइए और इस तरह से निकालिए। बोला सर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की निकाल दिया टाइम, कोई बात नहीं, मुझे टाइम की जरूरत पड़ती इसलिए मैंने कर दिया। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? ut से t भी यहाँ पर ऐसे आसान। एक मिनट, अभी अब हम किस डायरेक्शन की निकालेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा देखो जब वस्तु फेंकी गई, समझना ध्यान से, तो इसने दोनों डिस्टेंस कवर की कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल में भी चला और वर्टिकल में भी चला। ये क्षैतिज दूरी भी तय करता है और ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करता है। जरा कैसे, जरा समझो बेटा। ऑब्जेक्ट यहाँ था, वस्तु यहाँ पर थी, तो बेटा यहाँ पर थी का मतलब अगर हम ऐसे देखें हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, तो बेटा वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जब वो जमीन में गिरा तो पहले तो इस जगह पे था ना, इस जगह का मतलब ऐसे जब हम कवर देखते हैं तो पहले यहाँ से वहां पहुंच गया, और ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ऊंचाई से जमीन पे आ गया। बोलो भाई वस्तु यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी कि इधर से वो यहाँ पर आ गया, इतनी हॉरिजॉन्टल कवर करी और वर्टिकल में ऊंचाई से जमीन पे आ गया। तो दोनों ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो प्यारे बेटे हम लोग जानते हैं इसी समय t पर क्या करते हैं? वर्टिकल कितना ट्रेवल करता है? तो लिखिए जरा। दूसरा हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टाइम बेटा t। वस्तु के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी और कितने समय में? t समय। तो प्यारे बेटे मान लेते हैं वो कितनी है? लेफ्ट क्या है बेटा? वो y के बराबर है। तो प्यारे बेटे बहुत आसान है, वो देखिएगा कौन से फार्मूले से? फ्रॉम, हाँ इधर देखो बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के फार्मूले से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटे, ये फार्मूला आप जानते हैं क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो हम लोगों ने बीच में क्या लिया? प्लस। ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं? वहां पे प्लस लेते हैं। प्यारे बेटे अब क्योंकि हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कौन सी बेटा वेलोसिटी दी थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, क्षैतिज वेग हम लोगों ने दिया था, और वर्टिकल में क्या किया था प्यारे बच्चों? जीरो दिया था उसने। बोलो बच्चों, जो वर्टिकल में हम लोगों ने जीरो दिया था तो प्यारे बेटे हमारे पास ये कितना हो गया? जीरो। और मान लेते हैं हाइट कितनी प्यारे बेटे? h। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। h बराबर कितना हो गया प्यारे बेटे? हाफ gt स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ पे भी कितना आ गया प्यारे बेटे? अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने h ना करके वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी मानी? y। वर्टिकल डिस्टेंस क्या मानी? y मानी है ना, y ले लेते हैं। और बेटे कितना आ गया? हाफ g। और बेटा t की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लगा दी। बोले सर क्यों आपने यहाँ से कर दी? क्योंकि टाइम तो उतना ही माना है ना। क्योंकि मान लेते हैं t टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना जाता है यानी क्षैतिज, और t टाइम में वो वर्टिकल कितना जाता है यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो बेटा t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसलिए मैंने पहले t यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर आप रखोगे तो बेटा क्या आएगा? x बाई u का क्या आएगा? बोलो सुनो, बहुत गौर से देखो प्यारे बेटे क्या हो रहा है? हाफ g और यहाँ पे क्या हो रहा है? x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अरे सर ये तो एक बात होगी। सर कौन सी बात होगी? आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो बेटा यहाँ पे दो वेरिएबल है, x है और दूसरा y है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, g क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ी देर पहले आप लिमिटेशन बता रहे थे पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन की, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कह रहे थे क्या कि जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, सपोज दैट ये जी है ना, जी एक्चुअली डिफरेंट जगह पर जी की वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। बहुत पोल्स पर जाओ, ऐसा जाओ, ये सब। तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा पाथ है, जो बॉडी पाथ कवर कर रही है, वो बहुत बड़ा पाथ नहीं है,
अगर बहुत बड़ा पाथ होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बहुत ऊंचाई पे या बहुत गहराई पे या बहुत ऐसे लेंथ पे, है ना, तो चेंज हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा पाथ नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बेटे क्या देखा यहाँ पर, प्यारे बेटे देखो जी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण, और यू बेटा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो वस्तु को आप ऑब्जेक्ट को जितना इनिशियल वेलोसिटी दोगे वो तो फिक्स रहेगी, मतलब वो थोड़ा चेंज होएगी। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, कांस्टेंट हमारी, और दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, और एक में क्या है स्क्वायर और दूसरे में स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसकी है, पैराबोला की। दैट इज हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, यानी प्रक्षेप पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, क्षैतिज दूरी निकालने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन नहीं था, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वर्टिकल काम करता है ना जी, गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह काम करता है मेरे बेटे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में। और जब वर्टिकल मोशन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, है ना। प्यारे बेटे फिर से वही बात कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फिगर दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से ना फेंक के, अगर ऊंचाई में भी ऐसे ही फेंक दोगे तो यही ऐसे ही हो गिरेगा, फिर तो नीचे आ जाएगा। फिलहाल ये जमीन से फेंका गया है, वर्टिकल ना फेंककर बेटा हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर फेंका गया, यानी क्षैतिज दिशा से किसी वस्तु को थीटा कोण पे क्या कर दिया गया, प्रक्षेप कर दिया गया, फेंक दिया, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको समझ कर देखते रहे और बिल्कुल परेशान ना हो, आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर प्यारे बेटे डेरिवेशन आया कि प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल पाथ इज द पैराबोलिक, आपको आ गया कि ये सिद्ध करिए कि प्रोजेक्टाइल में जो प्रक्षेप पथ होता है वो परवलयाकार होता है, क्या करोगे आप, दो में से कोई एक फिगर बनाओगे, है ना, दो में से कोई फिगर बनाओगे और इस फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे। और इस फिगर के बारे में थोड़ा सा क्या लिखोगे कि प्यारे बेटे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया एट विद इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेग u से, और मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंक दिया गया, थीटा एंगल पर। मैंने किया क्या प्यारे बेटे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्या कर दिया गया, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेप कर दिया गया। अब प्यारे बेटे यहाँ पर u को दो कंपोनेंट कर लिए, एक थीटा की डायरेक्शन में क्या हो गया u cos थीटा, और इस कंपोनेंट इस घटक के परपेंडिकुलर क्या हो गया u sin थीटा। फिर से प्यारे बेटे आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना, बट नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो मेन वेलोसिटी है वो चेंज होगी। क्यों सर बेटा चेंज होगी, तो इसलिए क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज नहीं होता, बट वर्टिकल में तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो त्वरण है वो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल में काम करता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। बेटा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो बेटा u cos थीटा पे कोई चेंज नहीं आएगा, u cos थीटा पे क्या आएगा, नो चेंज। यहाँ पर मैंने इसके कंपोनेंट किए तो u cos थीटा पे कोई चेंज नहीं आएगा। और प्यारे बेटे हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा u sin थीटा, तो u sin थीटा पे क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा प्यारे बेटे, क्योंकि ये इसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है वर्टिकल में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब तो बट जब बेटा मैं यहाँ पर पहुंचता हूं तो मैंने v लिख दिया, क्यों v लिख दिया, क्योंकि बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों का रिजल्टेंट, दोनों को जब वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सदिश के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो v की जो ये v आएगा वो इनिशियल वाले से क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल u cos थीटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेटा हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, ऑलवेज u cos थीटा, वो तो u cos थीटा रहेगी। सर आपने पिछले फिगर में u कहा था, आप u cos थीटा कह रहे हैं, अरे भाई प्यारे बेटे फिगर अच्छे से देखो ना, वहां हॉरिजॉन्टल ही u थी और यहाँ हॉरिजॉन्टल कितनी है, u cos थीटा। रट के काम नहीं करना है यार दोस्तों, अगर आपको चीजों को समझना है तो फिगर को देखना है, वो क्या है उसको समझना है। बेटा हॉरिजॉन्टल तो यहाँ u cos थीटा है, वो तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, और वहां पर हॉरिजॉन्टल कितनी थी, क्षैतिज कितनी थी, u थी। इसलिए मैंने जब मैं स्टडी आपको कराता हूं तो दो वो जो सिमेट्रिकल चीजें होती हैं, जो एक जैसे लगने वाली चीजें होती हैं, उनको मैं साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब प्यारे बेटे तो ये इस फिगर के बारे में क्या करिएगा, आप अच्छे से लिखिए, और फिर वही बात क्या, इलेक्ट टी टाइम में डिस्टेंस हमें पाथ निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कंपोनेंट्स, दो इसके घटक हैं u के टू कंपोनेंट्स, और इस तरह से हैं कंपोनेंट्स, वो एक हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वाला क्या होगा, चेंज होगा। प्यारे बेटे नाउ वही बात, नाउ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इन टाइम t, इन टाइम t,
तो पहला प्यारे बेटे क्या होता है, इन हॉरिजॉन्टल, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं लेट कितनी है, वो लेट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x, और वर्टिकल वाले को क्या मान लेते हैं बेटा, y है। तो फिर से देखेंगे बहुत ध्यान से, प्यारे बेटे हिंदी मीडियम वाले, वस्तु के द्वारा t समय में चली गई दूरी क्षैतिज दिशा में मान लेते हैं कितनी दूरी चलता है वो, x, ठीक है। तो प्यारे बेटे हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्षैतिज में तो त्वरण नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चल बराबर दूरी बटे समय का। तो स्पीड इज इक्वल टू बेटा हमारे पास फार्मूला लग गया डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो देखिए बहुत ध्यान से, स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल की प्यारे बेटे, u cos थीटा, क्या है प्यारे बेटे, u cos थीटा, और डिस्टेंस कितनी चलता है, x, टाइम कितना है t, यहां से x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, u cos थीटा इनटू t। तो बेटा t बराबर कितना निकल आया, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। सिंपल है। ये कर क्या रहे हैं सर, कर यही रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में चली गई दूरियों को हम निकाल रहे हैं। प्यारे बेटे प्लीज यहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए यार, थोड़ा सा इसकी पीस लीजिएगा और घर में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, जाके वहां पे वीडियो में देख के नोट कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पर देखो प्यारे बेटे, देखो जरा, नाउ प्यारे बेटे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल एट सेम टाइम, कितने ही समय में, सेम टाइम, लेट कितनी है वो प्यारे बेटे, y है। ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी t समय में मान लेते हैं कितनी है, y। तो प्यारे बेटे वर्टिकल में यानी ऊर्ध्वाधर में क्या काम करता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे और प्यारे बेटे वहां पे क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू, है ना, मार्कर विराम मोड़ से चलेगा, y माना है ना, y बराबर क्या कर लेंगे, ut प्लस हाफ jd स्क्वायर। बेटा यहाँ u कितना है, 0, क्यों, क्योंकि हमने तो दी नहीं। हाँ सब मुझे पता था, होश में नहीं हो सब तुम लोग, अरे मूर्खो, मैंने अभी तो ये क्या करा, u दिया है ना, तो बेटा दो कंपोनेंट, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी हमने दी है ना, वर्टिकल u sin थीटा, यहाँ 0 थोड़ा ना है, हमने तो u दिया था, हमने क्या करा था, u दिया था, तो u के दो कंपोनेंट हो गए, u cos थीटा, एक u sin थीटा। तो u cos थीटा यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट चेंज क्या होगा, u sin थीटा होगा। तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है और कितना है, u sin थीटा, और जो भी वो दूसरा फिगर था वहां पर वर्टिकल में कोई प्रारंभिक वेग नहीं था, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, हॉरिजॉन्टल में थी। यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में है प्रारंभिक वेग, सुना नहीं आया। अच्छा क्योंकि दो को बहुत ध्यान से समझना है सर, वहां तो ठीक था, आपने नीचे लेकर दिया सर, सही मायने में देखो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, माइनस लगना चाहिए, या तो फिर एक काम कर सकते इसको उल्टा करके नीचे ले आना, वो भी हो जाएगा, सुन आया ना, क्लियर है ना। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको माइनस करता हूँ, हमें प्रूव करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्यारे बेटे मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस, और बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये y हो गया, और बेटा u की वैल्यू कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा। अब आप परेशान नहीं होंगे, क्यों, ये क्या है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इस फार्मूले में प्रारंभिक वेग, और वर्टिकल डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है। तो u के प्लेस में क्या करो, u sin थीटा। कल को आप डेरिवेशन करने हैं सर, पहले u लिखा था, u sin थीटा लिखते हैं, मास्टर साहब गलत कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्यारे बेटे यहाँ पे क्या रखेंगे हम, t, और माइनस क्या करोगे बेटा हाफ, और यहाँ पे रखोगे g, और t की वैल्यू कितनी प्यारे बेटे, t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू रख लो यार, यहाँ t की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, x अपॉन u cos थीटा, और u cos थीटा, देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, अब बेटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा और x को मैं आगे ले आता हूँ, x tan थीटा माइनस हाफ g, और प्यारे बेटे क्या हो जाएगा, देखो जरा, x स्क्वायर और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे सर क्या है सर, यार ये है, बात ये है कि बेटा यहाँ भी वही चीज आ गई सर, क्या कि यहाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन से हैं सर, बट देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी एंगल पर फेंकोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बनाओगे, कोण बनाओगे, वो क्या रहता है, फिक्स। अरे 30 पे फेंका, 40 फेंका, 50 पे फेंका, वो तो तुम्हारे पे निर्भर करता है ना।
तो वो क्या हो गया, हमारे पास थीटा फिक्स हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, cos थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, जो जितना प्रारंभिक वेग आपने इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी फिक्स हो गई। सिर्फ वेरिएबल यानी जो चर यानी बदलने वाली चीजें वो दो ही हैं, एक x और दूसरा y है, एक में स्क्वायर और एक में स्क्वायर नहीं है, यानी इक्वेशन ये पैराबोला की है ना, पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय, उसकी है। तो ये इक्वेशन पैराबोलिक पाथ कौन सा होता है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है यानी परवलयाकार होता है। मैंने दोनों तरह के फिगर्स के लिए आपको ये क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। इसके डेरिवेशन में क्या था, कुछ भी नहीं था यार, सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस निकालते हो और एक वर्टिकल में निकालते हो, क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता नहीं तो सिंपली फार्मूला लगाते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वर्टिकल में क्योंकि एक्सेलरेशन होता है तो आप लगाते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिमाग में क्या रखना होता है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, एनी डाउट?